नमस्कार, मैं हिमांशु शुक्ला। आप देख रहे हैं द मीडिया अड्डा। मेरे साथ आज हैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी, वरिष्ठ महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्कार नमस्कार। स्वामी जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि महंत जी की मौत को आप हत्या समझते हैं, आत्महत्या? देखिए, ये अपने आप में पहेली बन गई है और दिन प्रतिदिन और गहराई पकड़ती जा रही है। कुछ लोगों का मत है कि आत्महत्या है, कुछ लोगों का मत है कि हत्या है। वैसे तो जो जांच एजेंसियां हैं वही ठीक निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगी, लेकिन कोई भी जो नरेंद्र गिरी जी के निकट था यह बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वह परिस्थितियों से भागकर आत्महत्या कर सकते, क्योंकि उनके जीवन में एक जुझारूपन था, नेतृत्व करने की क्षमता थी और ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं दिखाई दे रही जिसके कारण हम यह कह सकें कि वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। जिस प्रकार से महाराज की जांच चल रही है, सीबीआई की और भी बाकी जो भी एजेंसियां जांच इसमें कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये सही निष्कर्ष तक पहुँच पाएंगे ये लोग? देखिए, जितना भी इस जांच में विलंब होगा, विलंब होने का अर्थ ही ये है कि मामले को रफा दफा करना। अगर जांच का दूध का दूध, पानी का पानी सत्य को सामने लाकर रखना है तो इतना देर नहीं लगनी चाहिए। कोई ऐसे ज़्यादा सघन विषय नहीं है कि इतना लंबा इस जांच को खींचा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह जांच तो प्रारंभिक काल से ही उलझ गई। जब दरवाज़ा कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने धक्का दिया, खोल दिया, खुल गया, कुछ लोग कह रहे हैं तोड़ा गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने उनको यहाँ फर्श पे लेटे देखा, कुछ ने कहा लटके देखा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उस समय कोई उनकी फोटोग्राफी ना करे। आज हर हाथ में कैमरा है, मोबाइल है, छोटी छोटी घटनाएं भी लोग मोबाइल में कैमरों में बंद करते हैं। तो प्रारंभिक उसमें ही और ये चीज़ें नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस के आने से पहले ही दरवाज़ा भी तोड़ दिया गया। चलो, एक अंदर से प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा, लेकिन जब लटके हैं तो कम से कम पुलिस को आना चाहिए, पुलिस की उपस्थिति में और उनकी लाश को उतरना चाहिए। और वहाँ मठ में मैं समझता हूँ कि चलिए जो सेवक हैं, विद्यार्थी हैं, वो कानून को इतना ना समझते हों, लेकिन महाराज जी की सुरक्षा में पूरी एक वो रहती थी, पुलिस पिकेट रहती थी। वो तो कानून के जानकार हैं, कम से कम उनको पुलिस को आने का इंतज़ार करना चाहिए था। पुलिस का कैमरामैन सारी फोटोग्राफी करता और शुरू में ही जो एक दो लोगों के बयान आए, उन्होंने और वरिष्ठ लोगों के आए और उन्होंने सीधे आत्महत्या की। तो वो भी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है कि उन्होंने किस आधार पर आत्महत्या की। तो ये पहेली उलझती जा रही है कि क्या है। हमारा तो इसमें यही कहना है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, त्वरित गति से होनी चाहिए, और अगर हत्या है तो जो भी इसके दोषी हैं वो समाज के सामने और कानून के सामने आने चाहिए। और अगर आत्महत्या भी है तो इतना बड़ा नेतृत्व करने वाला संत और
उसके सामने ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि उसको मजबूर होकर आत्महत्या करनी पड़ी, तो आखिर वो कौन से कारण हैं और वो कौन लोग हैं जिन्होंने उनको इतना मजबूर कर दिया कि वो आत्महत्या करें, वह भी उजागर होना चाहिए। महाराज जी, मैं इस तरफ से थोड़ा आपका ध्यान राजनीति की ओर ले जाना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध बहुत कम हो गए हैं और यहाँ पे राम राज चल रहा है। उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स और बड़े बड़े एड्स आते हैं हर न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर। लेकिन कल ही आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, उस विषय पर आपको क्या कहना है? देखिए, लखीमपुर में कोई दुर्घटना नहीं घटी है, लखीमपुर में षड्यंत्र हुआ है जी। और स्पष्ट वीडियो आ रहे हैं कि जो लोग हत्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, हिंसा भड़काने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो जो टी शर्ट पहने हैं उस पर भिंडरावाले का फोटो लगा हुआ है, तो इसका मतलब खालिस्तानी वहाँ अराजकता पैदा करना चाहिए। और विपक्षी इस समय इतनी बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं सत्ता के लिए कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो पूरे उत्तर प्रदेश में रोज कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके उपद्रव करने की कोशिश करेंगे ही। तो इसमें सरकार को बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए, कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बिना वोटों का लालच करे हुए योगी सरकार को मैं यही कहूँगा कि वो कार्रवाई करने में कहीं हिचके नहीं। जो इस तरह का माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, आज आवश्यकता देश को सकारात्मक राजनीति की है, नकारात्मक राजनीति इस देश को नहीं चाहिए। मैं विपक्षी दलों को भी कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वह मुद्दों की लड़ाई लड़े, विकास की लड़ाई लड़े, इस प्रकार के षड्यंत्र न करें। जैसा कि आपने उसमें देखा कि उसमें नाम आया गृह मंत्री जी के बेटे का, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? उनका अभी तक इस्तीफा भी नहीं हुआ। देखिए, अभी तक गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री जो है भारत सरकार में, ना तो वो स्वयं उपस्थित थे, तो वो इस्तीफा क्यों दे? और अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि उनका लड़का वहाँ है। जबरदस्ती उनके लड़के के नाम को आप उछाल दो और मान लो उनका लड़का है भी, वहाँ था, तो उस पर कार्रवाई हो। गृह मंत्री को, उसमें गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देने की क्या आवश्यकता है? कोई उसका पिता होना गुनाह है क्या? अगर लड़का कुछ गड़बड़ करता है तो लड़के पर कार्रवाई हो। अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 2022 की चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें अहम मुद्दे आपको क्या लगता है कि इसमें अहम मुद्दे विपक्ष को भी और सरकार को भी क्या रखनी चाहिए? देखिए, अब जो भारत की राजनीति है वो एक जैसे नदी में एक पलटाव आता है, मोड़ आता है, तो अब भारत की राजनीति राष्ट्रवाद और विकास की ओर बढ़ रही है। अब ये जातिवाद के नाम पर भड़काकर, क्षेत्रवाद के नाम पर भड़काकर, क्या है, हिंदू मुस्लिम का हुआ खड़ा करके अब इन मुद्दों पर चुनाव नहीं होगा, ना वोट। अब राजनीतिक दलों को ये समझना चाहिए, अब स्पर्धा इसमें होगी कि कौन ज़्यादा राष्ट्रवादी है। ये विपक्षी अभी तक राष्ट्रवाद के नाम पर अगर भारत माता की जय कोई बोलता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी, दूसरी पार्टी इससे भारत माता की जय बोलने से क्यों परहेज करती है? भारत माता की जय क्या बीजेपी का कोई पैटेंट थोड़ी है? आज सपाइयों को भी अपने जुलूस में भारत माता की जय बोलनी चाहिए, कांग्रेस को भी बोलनी चाहिए, वंदे मातरम बोलना चाहिए। वो क्यों पीछे हटती है इससे? तो विपक्षी दलों को ये समझ में आना चाहिए कि जो पहले काठ की हाँडियाँ चढ़ गई,
लेकिन अब जो देश की नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो आज इंटरनेट का ज़माना है, आज हर चीज़ स्पष्ट है। तो आप केवल भावनाएं भड़काकर या लोगों को बेवकूफ़ बनाकर आप चुनाव नहीं जीत सकते। अब तो आपको सकारात्मक सोच लेकर चलना पड़ेगा और ये सभी दलों को समझना चाहिए और सभी दलों को सकारात्मक रूप से राजनीति करनी चाहिए। और भारत के अंदर एक चीज़ और है, ये जो दलों की दलदल है ये समाप्त होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी देश में 2 या 3 दल होते हैं, 2 या 3 विचारधाराएं होती हैं। यहाँ हर आदमी अपना दल बनाए हुए है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ कानून भारत का ऐसा बनना चाहिए कि भारत में 2 या 3 दल ही होने चाहिए। इससे ज़्यादा यहाँ की राजनीति दलदल में इतनी धंस चुकी है कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो दलदलों की जो राजनीति दलदल है ये भी समाप्त होनी चाहिए। नहीं, ये बात तो आपने सही की। क्या आपको नहीं लगता महाराज जी कि महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दा होना चाहिए इस 2022 के चुनाव से? देखिए, राजनीतिक रूप से क्या सोचते हैं अलग बात है, लेकिन देश के अंदर रोजगार में ये जरूर कहूँगा कि केवल सरकारी नौकरी ही रोजगार नहीं। और मैं युवाओं के लिए भी ये संदेश देना चाहूँगा कि वो नौकरियों के पीछे नौकर बनने की भावना त्याग दें, मालिक बने, रोजगार करें, 4 लोगों को और रोजगार दें। कोई आवश्यक नहीं है कि आप बीटेक, एमटेक, एमबीए कर लिए तो आप एक फलों की दुकान नहीं चला सकते। क्यों नहीं चला सकते? आपको उसमें शर्म क्यों आती है? काम होता है। आज हम एक वर्ग विशेष के लोगों को कहते हैं ये पंचर पुत्र है। अरे वो मेहनत कर रहा है, वो हमारी गाड़ी को चला रहा है। वो अगर सड़क पर ना बैठा हो तो गाड़ी बैठ जाएगी और वो 1000 रुपया रोज कमाता है। अगर वो थोड़ा भी पढ़ा लिखा और समझदार है तो धीरे धीरे पंचर से वो टायरों का शोरूम खोल सकता है, आगे अपने कारोबार को बढ़ा सकता है। कोई छोटा सा नाई की दुकान लेकर बैठा है, धीरे धीरे वो बड़ा एक सैलून बना सकता है। तो ये जो काम है, इस काम में कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए और ये केवल भारत में है। हम जब दूसरे देशों में जाते हैं तो वहाँ जो फिजिकल वर्क करता है उसकी कीमत भी ज़्यादा है, उसकी इज्जत भी ज़्यादा है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, एक फैक्ट्री का मालिक भी जिस रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहा है तो 6 बजे के बाद मालिक और मजदूर एक है वहाँ। 6 बजे के बाद वो उसके यहाँ का जो कर्मचारी है वो भी मालिक के साथ उसी टेबल पर अपना डिनर कर रहा है। तो ये जो ऊंच नीच की बात है काम में, ये केवल हमारे देश में है और ये अब भेद समाप्त होना चाहिए। धन्यवाद।